क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है एनिमल सेल का। क्या क्या चीजें हैं इसमें? सेल मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है, और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पड़ी है, वैक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी अपरेटस है, राइबोसोम है, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बाहर साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है, और ये सेंट्रोसोम है। अब सारी डिटेल हमने पढ़नी है लेकिन थोड़ी थोड़ी करके। सबसे पहले है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? लिपिड बाई लेयर है। इसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नॉर्मल थिकनिंग कितनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? 7 टू 11 नैनोमीटर। 7 टू 11 नैनोमीटर इसकी थिकनिंग होती है। अब ये होती क्या है? ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है इंटीरियर ऑफ द सेल को फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इन्वायरमेंट। और इसमें है क्या? लिपिड बाई लेयर एम्बेडेड विद प्रोटीन। ये आपको लिपिड बाई लेयर सिखाए में, उसके बाद यहाँ पे ये प्रोटीन एम्बेडेड होगी, उसके बाद फिर से यहाँ पे लिपिड बाई लेयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है चीफली जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है। इसके अलावा क्या होता है इसके अंदर? लिपिड है और प्रोटीन है। लिपिड कितना परसेंट है और प्रोटीन कितना परसेंट है? 60% इसमें प्रोटीन होती है, जबकि 40% आपका लिपिड होता है। जो लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फास्फोलिपिड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फास्फोलिपिड बाइलेयर। मतलब जो लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसे क्या कह रहे हैं? फास्फोलिपिड कह रहे हैं। कितना होता है ये? 40% होता है। जबकि प्रोटीन कितनी होती है? प्रोटीन होती है आपकी 60%। अब इसकी दो लेयर्स है। एक है हमारी आउटर एक्स्ट्रासेलुलर, और एक है इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। ये है एक्स्ट्रासेलुलर और ये वाली क्या है हमारे पास? इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन। जो है एक्स्ट्रासेलुलर वो सेल के बाहर की तरफ है, इंट्रासेलुलर सेल के अंदर की तरफ है। अब इस इंट्रासेलुलर में भी दो चीजें हैं, दो पोल्स होते हैं एक्चुअली। एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, एक हाइड्रोफिलिक टेल हेड होता है। ठीक है। जो हेड है वो क्या है हमारे पास? हाइड्रोफिलिक है। जबकि जो टेल होती है वो क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिया मतलब डरना, पानी से डरना। ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरते हैं वो अंदर की तरफ है, टेल वाले। जो पानी से खुद मोहब्बत करते हैं हाइड्रोफिलिक है। ठीक है। वो क्या है हमारे पास? वो हेड है, वो बाहर की तरफ होता है। अब फास्फोलिपिड क्या होता है? लिपिड प्लस फास्फेट, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? फास्फोलिपिड बना रहे हैं। अगर लिपिड कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलता है तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। लेकिन अगर लिपिड स्टीराइड स्ट्रक्चर के साथ मिलता है तो फिर ये क्या बनाता है? स्टीरोल बनाता है। ये तीन चार टर्म्स हैं जो आती हैं। लिपिड फास्फेट के साथ मिलेगा तो फास्फोलिपिड, लिपिड कार्ब के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? ग्लाइकोलिपिड। लिपिड अगर स्टीराइड स्ट्रक्चर के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? स्टीरोल बनाएगा। अब हमारे पास जो फास्फोलिपिड है उसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है? उसमें आता है आपका फॉस्फेटिडाइल कोलीन, फॉस्फेटिडाइल कोलीन, लेसिथिन, स्विंगोमाइलिन, फॉस्फेटिडाइल, इनोसिटोल और कार्डियोलिपिड। ये सारा कुछ क्या है? फास्फोलिपिड है। कौन कौन से? फास्फेटिडाइल कोलीन, लेसिथिन, स्विंगोमाइलिन, फास्फेटिडाइल इनोसिटोल और कार्डियोलिपिड। इन सबको क्या कह रहे हैं हम? फास्फोलिपिड कह रहे हैं। अब अगर लिपिड विद कार्बोहाइड्रेट है तो वो गैंग्लियोसाइडेज भी बना सकते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं सेरिब्रोसाइट्स। जो सर्फेक्टेंट है उसके अंदर कौन सा फास्फोलिपिड होता है? सर्फेक्टेंट के अंदर होता है हमारे पास लेसिथिन। लिपोप्रोटीन है। फास्फोलिपिड लिपोप्रोटीन है। कौन सी? लेसिथिन। सर्फेक्टेंट के अंदर। ये एमसीक्यू आता है। अच्छा, उसके बाद ये हमने पढ़ लिया है कि आउटर मेम्ब्रेन को क्या कह रहे हैं? हाइड्रोफिलिक कह रहे हैं। इनर वाली को क्या कह रहे हैं? हाइड्रोफोबिक कह रहे हैं। जो आउटर हाइड्रोफिलिक हेड है ना, वो किससे मिलके बना हुआ है? इसमें भी फास्फोलिपिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। फास्फोलिपिड प्लस ग्लिसरॉल। जबकि जो हाइड्रोफोबिक टेल है, ये वाली, इसके अंदर क्या होता है?
इसमें होते हैं 2 फैटी एसिड्स। जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है वो यहाँ से आराम से पास कर जाएंगे थ्रू सिंपल डिफिजन, और जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है उन्हें यहाँ से गुजरने के लिए क्या चीज जरूरत है? प्रोटीन की जरूरत है। अब जो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन कौन रखता है? तो इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वो मेंटेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को, फ्लूइडिटी को मेंटेन रखेगा, और मतलब सेल के अंदर क्या चीज आनी चाहिए, क्या जानी चाहिए, ये सारा कुछ जो है वो कंट्रोल्ड फॉर्म में रहता है ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल। अब आगे है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली हमें क्यों जरूरत है? खास तौर पे जो हमारे आरबीसीज है ना, रेड ब्लड सेल, ठीक है, उनमें ब्लड ग्रुपिंग के लिए सरफेस के ऊपर जो है वो जरूरत है हमें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की। खास तौर पे आरबीसी के ऊपर जो है वो डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। मतलब क्या? कि कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन भी है, ठीक है, उसे हम क्या कह रहे हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, जो कि किसके ऊपर है? आपके आरबीसी के ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिफाई करने के लिए आरबीसी को उसकी सरफेस के ऊपर दो चीजें जरूरी हैं, एक कार्बोहाइड्रेट और एक प्रोटीन फॉर ब्लड ग्रुपिंग। जो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है ना, वो कौन से ब्लड ग्रुप के ऊपर होता है? वो होता है ए ब्लड ग्रुप के ऊपर। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन ए ब्लड ग्रुप के ऊपर होता है, जबकि ग्लैक्टोज शुगर वो किसके ऊपर होती है? बी ब्लड ग्रुप के ऊपर। अगर किसी आरबीसी सरफेस के ऊपर एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन भी मौजूद है और ग्लैक्टोज सरफेस जो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, फिर ए बी ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ए बी होगा, क्योंकि दोनों मौजूद हैं। बस यही तो पूछ रही थी। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों एब्सेंट है, एन एसिटाइल ग्लैक्टोज एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन भी और ग्लैक्टोज शुगर भी दोनों एब्सेंट है, तो फिर ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा फिर। ओ ब्लड ग्रुप होगा। बस यही था। अच्छा, उसके बाद है प्रोटीन्स। 3 टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। ट्रांस मेम्ब्रेनस या इंटेग्रल प्रोटीन, जो कम्युनिकेट करती है आउटर एंड इनर साइटोप्लाज्म में, और इसी के अंदर ही क्या मौजूद है? हमारे पास रिसेप्टर और हार्मोन मौजूद है, ठीक है। रिसेप्टर्स होंगे, आयन चैनल्स होंगे, और पंप्स वगैरह, ये सारा कुछ किस में होता है? ट्रांस मेम्ब्रेनस या इंटेग्रल प्रोटीन में। इसके अलावा होती है हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन क्या करती है? लूजली अटैच होती है ऑन पेरिफेरी, कोवलेंटली अटैच है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होते हैं। अब इसमें जो प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन इन्वॉल्व है, वो कौन कौन सी हैं? पेरिफेरल प्रोटीन वो है हमारे पास एस ए डी, सैड। सैड है पेरिफेरल प्रोटीन, क्योंकि वो पेरिफेरी पे पड़ी है इसलिए सैड है। एस से क्या है? स्पेक्टिन, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। ए से क्या है हमारे पास? एनकाइरिन। और डी से क्या है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन है। सैड प्रोटीन क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन है। कौन कौन सी है? ए से एनकाइरिन, डी से डिस्ट्रोफिन। अब जो स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन है, इन्होंने क्या करना है? ये मेंटेन करते हैं बाई कनकेव शेप ऑफ आरबीसी को। अगर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन में डिफेक्ट आ जाए बच्चों, तो कौन सी डिजीज होती है? मैम हेरिडिटी स्पीडोसाइटिस। वेरी गुड, हेरिडिटी स्पीडोसाइटिस। और अगर डिस्ट्रोफिन के अंदर डिफेक्ट आ जाए, तो फिर कौन सी डिस्ट्रोफी होगी? मार्स। डी से डिस्ट्रोफी क्या है? डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
ठीक है, अगर डिस्ट्रोफिन में डिफेक्ट आता है तो क्या होगा, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी कौन सी है, लिपिड एंकर प्रोटीन्स है। ये क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन को अटैच करती हैं विद हेल्प ऑफ लिपिड, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन 1 हो गया। अब इनके एमसीक्यूज देखो। लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हैज कोलेस्ट्रॉल इन इट्स स्ट्रक्चर। द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द मेम्ब्रेन, तो कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन था, एक तो इसने इंटेग्रिटी को मेंटेन करना था, दूसरा ये क्या करती है, परमिट करती है आयन मूवमेंट को। अब सेल मेम्ब्रेन की इन्होंने कंपोजिशन बताई हुई है कि प्रोटीन 55% है, लिपिड 40%, कार्बोहाइड्रेट 5% है। आपकी जो फर्स्ट रेट है ना उसमें प्रोटीन 60% लिखी हुई है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में क्या होता है, मेड अप ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल अरेंज्ड इन बाइलेयर फॉर्म, ये हमने देख लिया। उसके दो वो भी देख लिए, हेड और टेल। ठीक है, जो उसका हेड था वो क्या था हमारे पास, हाइड्रोफोबिक था कि फिलिक था, फिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड है, और टेल क्या है हमारे पास, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोफिलिक जो है वो क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है, और इसमें क्या होता है हमारे पास फास्फेट होता है इन द एंड। और जो हाइड्रोफोबिक एंड है उसमें क्या होता है, वो सॉल्युबल होता है इन द फैट, और कौन से फैट, 2 फैटी एसिड इन द टेल होते हैं। लिपिड बाइलेयर इज सेमी परमिएबल। ठीक है, मतलब कुछ चीजों को गुजरने देगी, कुछ को नहीं गुजरने देगी। अब किन चीजों को गुजरने देती है, जो फैट सॉल्युबल है उन्हें ये पास होने देती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीराइड हो गया, अल्कोहल हो गया, वो इजीली पास कर सकते हैं। जबकि जो वाटर सॉल्युबल है उनमें क्या है, ग्लूकोज है, यूरिया है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये कैसे पास करेंगे, कैरियर के जरिए, थ्रू कैरियर चैनल्स। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि लिपिड बाइलेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज हाईली सॉल्युबल फॉर, अब किसके लिए सॉल्युबल है, वो चीजें जो आसानी से पास कर सकती हैं, ऑक्सीजन हो सकता है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीराइड या अल्कोहल वगैरह। मैक्सिमम परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज 2, तो मैक्सिमम परमिएबिलिटी किसकी है, वाटर की है। अब इन्होंने नोट क्या दिया हुआ है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैनी सेल कंटेन वाटर चैनल प्रोटीन, जिन्हें आप क्या कहते हो, एक्वापोरिन कहते हो, जिससे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, मोर रैपिडली देन दे कैन डिफ्यूज थ्रू द फास्फोलिपिड बाइलेयर। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, इंटेग्रल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन आर ज्वाइंट टू लिपिड ऑफ मेम्ब्रेन बाय, किससे अटैच होते हैं, बाय हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रू, कहां से, सेल मेम्ब्रेन से, कैसे होंगे, ड्यू टू दे आर लिपिड सॉल्युबल। अच्छा, उसके बाद है वाटर एंटर इन द सेल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो कैसे जाएगा, थ्रू पोर्स, कौन से पोर, एक्वापोरिन के जरिए। वाटर गो फ्रॉम द प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड बाय विच प्रोसेस, तो कौन से प्रोसेस से जाता है, यहाँ पे देखो उन्होंने प्रोसेस पूछा, चैनल नहीं पूछा, तो प्रोसेस कौन सा है, फिल्ट्रेशन। वाटर फ्रॉम सेल एंटर टू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस वाया विच प्रोसेस, तो वो है फिल्ट्रेशन। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनेलिस, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ना। जो रफ है उसके ऊपर क्या है हमारे पास, राइबोसोम है। आर से रफ, आर से राइबोसोम, तो राइबोसोम कहाँ मौजूद है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। काम क्या है इसका, इसने प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है, या प्रोटीन मेकर है। ये कंटिन्यू करते हैं विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे फर्स्ट करो न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, तो उसकी मेम्ब्रेन के साथ ये कंटिन्यू कर रहे होते हैं, और ये देते हैं बेजोफिलिया टू द सेल। ये आपका एमसीक्यू है, गिव बेजोफिलिया टू द सेल, और निसल बॉडीज इसमें प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक न्यूरॉन्स में मौजूद हैं, कहाँ पे, निसल बॉडीज वाले एरिया पे।
इसके अलावा ये एक एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं, उस एंजाइम का नाम क्या है? एसिटाइल ट्रांसफरेज। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एंजाइम बनाते हैं, उसका नाम क्या है? एसिटाइल ट्रांसफरेज। और इसके अलावा क्या करते हैं? सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। कंटेन राइबोसोम, इनके अंदर क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम से क्या बनेगा? प्रोटीन। ये देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रेंडेड विद राइबोसोम अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है एंड प्रोसेसिंग है। जबकि आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो स्मूथ है, जब स्मूथ है तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई राइबोसोम अटैच नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है लैक ऑफ राइबोसोम। अब राइबोसोम की ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये करता क्या है? ये है साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन इनटू वेसिकल। प्रोटीन को वेसिकल फॉर्म में पैक करेगा और क्या करेगा? ये सिंथेसिस ऑफ फास्फोलिपिड करता है। देखिए, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर को इन्होंने कॉमन लिया हुआ है। आर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर से राइबोसोम। राइबोसोम होंगे तो क्या करेगा? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व इन सम प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोटीन फोल्डिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड डिपैच डिस्पैच। इट इज कॉल्ड रफ। क्यों रफ? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? हमारे पास राइबोसोम है, इसी वजह से हमने कहा इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसे आपने कैसे याद रखना है? उसे याद रखो DSSP से। डी से क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे अल्कोहल। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे अल्कोहल, ठीक है। एस से क्या है हमारे पास? ये स्टोर करता है और रिलीज करता है कैल्शियम को। एस से स्टोर करना, किसे स्टोर करता है? कैल्शियम को। स्टोर एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम। अच्छा, दूसरे एस से क्या है? स्टीराइड सिंथेसिस। बच्चों, मेनली स्टीराइड सिंथेसिस कहाँ पे होती है? कौन से सेल में होती है? जो आपके लीडिंग सेल है ना, लीडिंग सेल, इनमें स्टीराइड सिंथेसिस ज्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जितने भी लीडिंग सेल हैं जो कि सिंथेसिस करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, उनमें क्या होगा? आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होगा। इसके अलावा क्या करते हैं? पी से प्रोड्यूस पर ऑक्सीसोम, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम, स्टीराइड सिंथेसिस, और पी से प्रोड्यूस peroxisome। ये इसके फंक्शन है। अभी हम इसका देखते हैं क्या लिखा हुआ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, देख लिया हमने। डिग्रेडेशन ऑफ वोर्न आउट ऑर्गेनेलिस करते हैं और साथ में कंटिन्यू होता है विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जगह है किस चीज की सिंथेसिस की? लिपिड की और स्टीराइड सिंथेसिस की। इन्होंने करना क्या है? स्टोर करना है और मेटाबॉलिज्म करना है कैल्शियम की, और कैटाबॉलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस करती है जैसे अल्कोहल। तो यहाँ पे ये आपका निमोनिक पूरा हो गया, DSSP। अच्छा बच्चों, आगे था हमारे पास राइबोसोम। जो राइबोसोम है ये कहाँ पे मौजूद है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मौजूद है ना राइबोसोम। काम क्या है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस है। अब जो राइबोसोम है इसके दो यूनिट होते हैं। एक होता है हमारे पास लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। ये वाला लार्ज हो गया, ये स्मॉल हो गया। अच्छा, जो लार्ज सब यूनिट है इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये ट्रांसफर आरएनए है और अमाइनो एसिड यहाँ पे आके अटैच होते हैं ट्रांसफर आरएनए के साथ। ये बनते जाते हैं, आगे निकलते जाएंगे और मजीद ट्रांसफर होता जाएगा। अब जो मैसेंजर आरएनए है वो कहाँ पे मौजूद है? वो आपके स्मॉल सब यूनिट के ऊपर मौजूद है। आगे आते हैं आपके
लाइसोसोम। लाइसोसोम बनते कहां से है? सबसे पहले लाइसोसोम बनते हैं गोल्जी अपरेटस से। अब जो हीमोटॉक्सिलिन इयोसिन स्टेन है उसके ऊपर ये कैसे नजर आते हैं? ये नजर आते हैं एज अ हॉलो स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस। और ये जो है आपका एमसीक्यू है, हॉलो स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियस कौन सी चीज है? लाइसोसोम है। लाइसोसोम के फंक्शन क्या है? इनके अंदर होता है न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस ने क्या कराना है? डिग्रेडेशन करानी है डीएनए और आरएनए की। इसके अलावा क्या होता है इसमें? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम ने क्या कराना है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन करानी है। फिर इसके अंदर होते हैं बैक्टीरियाइडल एजेंट जैसे लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या फंक्शन है? इसने डिसॉल्व करना है बैक्टीरियल सेल वॉल को। और लाइसोफेरिन होता है। लाइसोफेरिन ने क्या करना है? ये बाइंड करता है आयरन के साथ और अदर सब्सटेंस के साथ बिफोर दे प्रोमोट बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है लाइसोफेरिन। दो चीजें हमने पढ़ ली, एक है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ने क्या करना है? बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करना है। दूसरा हमने पढ़ा है लाइसोफेरिन, FERRIN। लाइसोफेरिन ने क्या करना है? बाइंड करना है आयरन के साथ और अदर सब्सटेंसेस के साथ ताकि वो प्रोमोट ना करें बैक्टीरियल ग्रोथ को। इसके अलावा है हमारे पास हाइड्रोलेसिस, और ये इनएक्टिवेट करता है बैक्टीरियल मेटाबॉलिक सिस्टम को भी। फिर अदर फंक्शन है लाइसोसोम का कि ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिग्रेशन ऑफ वेरियस टिश्यू, जैसे यूट्रस की रिग्रेशन करता है टू द स्मॉल साइज आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये भी एमसीक्यू आपका आता है। ये एक्चुअली सारे एमसीक्यू है। न्यूक्लियेसिस होंगे डीएनए आरएनए की डिग्रेडेशन के लिए। हाइड्रोलिटिक एंजाइम होंगे फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। फिर इसमें क्या होता है? हमारे पास बैक्टीरियाइडल एजेंट आते हैं जिसमें लाइसोजाइम है, लाइसोफेरिन है और हाइड्रोक्सिलेज है। और एट द एंड इसने क्या करना है? रिग्रेशन ऑफ द यूट्रस करानी है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। अच्छा, ये है आपके पास गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है आपका गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी। अच्छा, गोल्जी अपरेटस जो है ना, ये एक्रोसोमल कैप बनाती है और उसके अंदर क्या होता है? लाइसोसोम होते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन जो होता है ना, वो इसी की वजह से होता है, इस लाइसोसोम की वजह से, जो कि किसकी वजह से बन रहा है? कि जो कहाँ पे मौजूद है? कैप में मौजूद है। और वो कैप कौन बना रहा है? ये गोल्जी ऑपरेटस बना रहा है। अब दूसरा फंक्शन क्या है? पैकिंग प्रोडक्ट इनटू वेसिकल फॉर ट्रांसपोर्ट। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इन सब की फाइनल जो पैकिंग है ना, वो कहाँ पे होती है? गोल्जी ऑपरेटस के अंदर होती है। अगर मैं कहूँ कि फाइनल प्रोसेसिंग, पैकिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस, तो वो कौन कराएगा सारा? यही आपकी गोल्जी अपरेटस से हो रही है सारी प्रोसेसिंग। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पावर हाउस ऑफ सेल है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है जिसने क्या सिंथेसाइज करना है? हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड। एटीपी की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इनका अपना डीएनए होता है। ऑल माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ऑन डीएनए। और ये डीएनए कहाँ से आता है? मैटरनल ओरिजिन है। डीएनए फ्रॉम मैटरनल ओरिजिन। अब इसे याद कैसे रखना है? एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मैटरनल ओरिजिन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो कहाँ से? मैटरनल ओरिजिन से। ये आपका एमसीक्यू है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये भी एमसीक्यू है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर में ना 2 लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है। एक आउटर मेम्ब्रेन है,
एक क्या है हमारे पास, ये देखो ये बनी हुई है आउटर मेम्ब्रेन, और एक है इनर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है, इसने क्या बनानी है, इसने शेल्स बनाने हैं, या इनफोल्डिंग ऑफ इनर लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जिन्होंने क्या करना है, ऑक्सीडेटिव इंजाइम यहाँ पे अटैच होते हैं। जो ये इनर मेम्ब्रेन है जिसने ये इनफोल्डिंग बनाई हुई है, इनके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव इंजाइम आके अटैच होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया की केविटी है, ये फील्ड होती है विद द जेल मैट्रिक्स, और इसके अंदर एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। अब ये इसने क्या करना है, इस एंजाइम ने सिट्रिक एसिड साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन में हेल्प कराना है। और इसका भी अपना डीएनए होता है, मतलब इनर मेम्ब्रेन भी अपना डीएनए रखती है, आउटर मेम्ब्रेन में भी अपना डीएनए होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। 20% ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल लिपिड जो है वो कौन बनाता है, यही कार्डियोलिपिन बनाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो मेनली प्रेजेंट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, अंदर वाली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। इसके अलावा आता है एक टर्म है ग्लाइकोकैलिक्स। व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? इंटायर आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, उसमें क्या मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मतलब ये अगर सेल मेम्ब्रेन है फर्ज करो, ठीक है, इसके अराउंड जितनी भी कार्बोहाइड्रेट ने इसे कोट किया हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस और कुछ नहीं है, सिर्फ आपका लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन की कलेक्शन है। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? ये आपका एमसीक्यू है। आरएनए है या डीएनए, इस पे भूल जाते हैं आप। तो आरएनए प्लस प्रोटीन, ये दोनों मिलके क्या बना रही है, न्यूक्लियोलस बना रही है। अब न्यूक्लियोलस है क्या? इट इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एंड राइजोसोमल असेंबली। बच्चों न्यूक्लियोलाई का क्या काम है? न्यूक्लियोलाई ने क्या करना है? न्यूक्लियोलाई आपकी एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, ठीक है। न्यूक्लियोलाई के अंदर क्या होता है, एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस, और उसी न्यूक्लियोलाई में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ना, वो किसकी वजह से हो रही है, इसी वजह से कि इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस मौजूद है। उनमें क्या होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है, जिसकी वजह से एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। अब इसके अंदर ना कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, आउटर स्ट्रक्चर में कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, आउटर स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, एक तो राइबोसोम है, एक साइटोस्केलेटन है। जो न्यूक्लियोलस है, इसकी आउटर स्ट्रक्चर में कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। एक ये एमसीक्यू हो गया। दूसरा ये कि इसके अंदर मौजूद क्या है, इसके अंदर राइबोसोम है और साइटोस्केलेटन है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस कौन कौन से हैं? एक तो आपने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा मैम न्यूक्लियस। कौन सी अपडेट? न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली इन्हें हम कह रहे हैं। प्रोक्सिसोम का क्या काम है बच्चों?
होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ठीक है। और ये बनता कैसे है पेरोक्सिसोम? जो हमारा स्मूथ बताएं। से मैम स्मूथ एंडोप्लाज्मी से। स्मूथ से जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसकी बडिंग से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बडिंग से जो बनता है वो बनता है पेरोक्सिसोम। अब इसके अंदर क्या होता है? इसमें होता है H2O2 और ऑक्सीडेसिस। अब इसने करना क्या है? इसने ऑक्सीडेशन ऑफ पॉइजन्स और टॉक्सिन सेल्स करने हैं। जैसे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन करना, ये सारा जो है वो ठीक है। अननीडेड या डैमेज प्रोटीन को जो है ना वो खत्म करना है। प्रोटियोसोम आर द प्रोटीन कम्प्लेक्सेस जो कि डिग्रेड करते हैं अननीडेड और डैमेज्ड प्रोटीन को। कैसे? बाय द प्रोटियोलाइसिस। अब प्रोटियोलाइसिस क्या है? केमिकल रिएक्शन है जो कि ब्रेक डाउन करता है पेप्टाइड बाउंड की। अब जो एंजाइम हेल्प करते हैं इन दिस रिएक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटीएजेस कहते हैं। देखो, राइबोसोम का क्या पढ़ा इसने? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कराना है। बेसोफिलिया ऑफ द सेल किसकी वजह से होता है? ड्यू टू राइबोसोम। गोल्जी अपरेटस का क्या है? इसने प्रोसेसिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, लेबलिंग करनी है एंड डिलीवरी ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड करनी है। उसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम कहां से अराइज करता है? फ्रॉम द गोल्जी अपरेटस। और इसके अंदर क्या है? हाइड्रोलेसिस है, डिग्रेडेशन ऑफ अनफोल्डेड प्रोटीन कराएगा, यूट्रस की रिग्रेशन कराएगा, और हीमोटॉक्सिलिन इयोसिन के ऊपर क्या मिलता है हमें? हॉलो स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूक्लियाई मिलता है। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद है हमारे पास परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा था? फ्रॉम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर होता क्या है? पर ऑक्सीसोम और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सेम सेम लग रहे हैं ना। तो जितने भी ऑक्सीडेजेस हैं, H2O2 है, कैटालेसिस है, ये कहाँ पे होते हैं? पेरोक्सिसोम के अंदर होते हैं। और ये है क्या? सिंगल मेम्ब्रेन है। ये चीज याद रखना, सिंगल मेम्ब्रेन है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है? पेरोक्सिसोम में होती है। कैटाबोलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड एंड इथानॉल कहाँ पे होगा? पेरोक्सिसोम में। उसके बाद है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ने क्या करना होता है? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन कराता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, एटीपी की सिंथेसिस करता है, एपोप्टोसिस की इनिशिएशन कराता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस कराता है। और इसके अंदर क्या होता है? एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी मौजूद है। प्रोटीन पंप ग्रेडियंट अकर इन कहाँ पे? अकर इन हेयर कहाँ पे होती है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें सिंथेसिस ऑफ एटीपी होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो कहाँ पे प्रेजेंट है? वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होगी कि आउटर मेम्ब्रेन में होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इनर इनर में। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ने क्या करना है? कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल, सिंथेसिस ऑफ आरएनए कराता है, और सेंडिंग जेनेटिक इंस्ट्रक्शन टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को, स्टोरेज ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को, जैसे डीएनए वगैरह। उसके बाद है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में नो लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि नो लिमिटिंग मेम्ब्रेन इन द न्यूक्लियोलस। और साइटोस्केलेटन, इसने क्या करना है? शेप, स्टेबिलिटी ऑफ द सेल शेप को इसने मेंटेन करना है साइटोस्केलेटन ने, और सेलुलर मूवमेंट कराते हैं। वैसे साइटोस्केलेटन हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बल्कि इधर ही कर लेते हैं। गुड। देखो, जो साइटोस्केलेटन है ना, उसमें 3 चीजें आती हैं मेन। माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसके बाद आएगा हमारे पास, इन माइक्रोट्यूब्यूल में ही सब टाइप आती हैं आपकी काइनिन और डाइनिन। जो ये हम डाइनिन आम वगैरह पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है? काइनिन और डाइनिन ये आती है माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर। इसके अलावा क्या आता है हमारे पास? माइक्रोफिलामेंट आता है। अब सबसे पहले हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन है।
माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल स्ट्रक्चर है जो कि सपोर्ट करती है सीलिया को और फ्लैजेला को। माइक्रोट्यूब्यूल एक्ट करता है एज अ ट्रैक फॉर 2 क्लास ऑफ द मोटर प्रोटीन। कौन कौन सी, मतलब ये देखो, ये हो गया आपका ट्रैक, ठीक है, और इसमें 2 क्लासेस को हेल्प कर रहा होता है, एक आपकी डाइनिन हो गई और एक होगी काइनिन्स। जो डाइनिन है उन्होंने क्या करना है, डाइनिन मूविंग अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल, जैसे यूजुअली इन्होंने कैरी करना है कार्गो, जैसे सच एस ऑर्गेनेली, वेजिकल और सेंटर ऑफ द सेल, फ्रॉम सेंटर ऑफ द सेल टू इट्स पेरिफेरी। मतलब अगर ये है सेंटर में, सेंटर से पेरिफेरी ऑफ द सेल में, ये कोई ऑर्गेनेली है, उसके सेंटर से पेरिफेरी ऑफ द सेल में कोई भी चीज लेके जानी है तो वो कौन लेके जाएगा, काइनेसिन लेके जाएंगे। अगर डाइनिन की बात करते हैं तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइडिंग माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि रिलेट करते हैं विद द बीटिंग ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। बीटिंग ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला किसकी वजह से होती है, डाइनिन की वजह से। इसलिए हमने पढ़ा था कि जितनी भी मूवमेंट्स हैं सीलिया की या फ्लैजेला की डिस्टरप्ट होती हैं तो उसमें कौन सी प्रोटीन डैमेज होती है, तो वो ये डाइनिन प्रोटीन डैमेज होती है। ये एमसीक्यू आता है, फॉर बीटिंग मूवमेंट ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला व्हिच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल, तो वो क्या है, डाइनिन प्रोटीन है। अब डाइनिन प्रोटीन ने क्या करना है, इसने कार्गो लेके आना है फ्रॉम पेरिफ्री टू द सेंटर ऑफ द सेल। पेरिफ्री से सेंटर की तरफ कौन लेके आ रहा है, डाइनिन लेके आ रहा है। सेंटर से पेरिफ्री की तरफ कौन लेके जा रहा था, सेंटर से पेरिफ्री की तरफ बच्चों कौन लेके जा रहा था, अभी तो पढ़ा है हमने, काइनेसिन नहीं लेके जा रहे थे, दो ही तो हैं, एक काइनेसिन है और एक डाइनिन है। जो काइनेसिन है इन्होंने क्या करना है, सेंटर से पेरिफ्री की तरफ लेके जाना है। जो डाइनिन है इन्होंने क्या करना है, पेरिफ्री से सेंटर की तरफ लेके आना है। इसके अलावा डाइनिन ने क्या करना है, ये एक्ट करता है एज अ फोर्स जनरेटिंग एजेंट इन पोजीशनिंग ऑफ मसल स्पिंडल एंड मूविंग क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस जब हो रही होती है उसमें क्रोमोसोम की मूवमेंट में हेल्प करता है डाइनिन। इसके अलावा आता है आपका माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट कंपेयर टू द माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, स्मॉलर 7 mm इन डायमीटर ऑफ माइक्रोफिलामेंट है। माइक्रोफिलामेंट कितना होता है, 7 mm इन डायमीटर, और ये हॉलो नहीं होता लाइक माइक्रोट्यूब्यूल। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल हमने पढ़ा कि दरमियान में जो है हॉलो होते हैं, इसमें कोई हॉलो नहीं होता। अच्छा बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल का ना इंपॉर्टेंट काम क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल रेजिस्ट करता है टेंशन को। माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ये टेंशन को रेजिस्ट करेंगे। अब जो ये है हमारी माइक्रोफिलामेंट है, इसमें भी दो चीजें हैं, एक थिकर फिलामेंट है, एक थिनर फिलामेंट है। जो थिकर फिलामेंट है उसे हम क्या कहते हैं, मायोसिन। एम से मायोसिन, एम से मोटा, मोटा या थिक, वो कौन सा है, मायोसिन है, थिक फिलामेंट। इसके अलावा जो अमीबाइड मूवमेंट होती है ना, उसमें भी हेल्पफुल होता है ये माइक्रोफिलामेंट। वो ना याद रखो, वो हमारे काम का नहीं है, बस आपको ये प्रोटीन से याद होने चाहिए, माइक्रोट्यूब्यूल का क्या काम है और माइक्रोफिलामेंट का क्या काम है। अच्छा, ये भी एमसीक्यू आता है कि सेंटर में जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स पड़े हुए हैं। एक ये डाइने नाम वाला आता है। बीटिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला कौन करा रहा है, डाइनिन। डाइनिन। और सेंटर से पेरिफ्री की तरफ ऑर्गेनेली में ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, काइनिन। सेंटर से पेरिफ्री, मैंने पेरिफ्री से सेंटर नहीं बोला, सेंटर से पेरिफ्री। मैम एक डाइनिन था और एक और था मैम, वो दूसरे वाला काइनेसिन।
KINESINS, ठीक है। काइनेसिन, काइनेसिन को ना आप सी के डी से याद कर लो, सी के डी। सी से डी से कुछ नहीं बनेगा, सी से क्या है हमारे पास सेंटर, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाना है, ठीक है। और के से क्या है हमारे पास काइनेसिन। उस पोजीशनिंग ऑफ मसल स्पिंडल में कौन हेल्प करता है, काइनेसिन या डाइनिन? Dining. ठीक है, डाइनिन। सेंट्रल स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट? माइक्रोट्यूब्यूल। वेरी गुड। और माइक्रोफिलामेंट की जो डायमीटर है वो कितना होता है, 17 mm या 7 mm? 7 mm. ठीक है। और टेंशन को रेजिस्ट कौन करता है, माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट? माइक्रोफिलामेंट। नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल करता है टेंशन को रेजिस्ट। अच्छा, और थिकर फिलामेंट का नाम क्या है? थिक को हमने याद किया मोटे से, एम से मोटा, एम से मायोसिन। थिकर फिलामेंट कौन सा होगा, मायोसिन। अच्छा बच्चों बताओ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली नेम? माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जिसका अपना डीएनए है? Mitochondria. एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन? मैम माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अच्छा, और कार्डियोलिपिन इज प्रेजेंट इन? 20% माइटोकॉन्ड्रियल लिपिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और प्रोटीन प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रेजेंट इन? प्रोटीन प्रोटॉन ग्रेडियंट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, दी सेल विच कंटेन मेनी माइटोकॉन्ड्रिया इन द एपिकल पोर्शन इज, तो वो कौन से होते हैं, सिलिएटेड सेल हैं। अब यहाँ पे सिर्फ इसे स्टार कर लो, बाकी सारी चीजें जो हैं आपके ऊपर टेबल में बनी हुई हैं। अब आपने स्मार्ट स्टडी यूं करनी है कि जो चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, अब देखो ऊपर से हम ये सारे कुछ पढ़ के आए हैं, तो ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में जब पढ़ना तो ये लाइन नहीं पढ़नी आपने। जहां पे आपने स्टार लगाया हुआ होगा ना, सिर्फ वो लाइन पढ़ना। अब स्टार कहाँ पे लगाया है, ये सिलिएटेड सेल वाला, ये हमने ऊपर नहीं पढ़ा था, या फिर ऊपर लिख लो। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कह रहे हैं। प्रोटीन फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया आर प्राइमरली सिंथेसाइज्ड बाय, तो वो कहां से बनती है, अब इसे स्टार्ट कर लो, फ्री राइबोसोम। रिगार्डिंग रेड ब्लड सेल द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इज, तो रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, नो माइटोकॉन्ड्रिया, डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे भी स्टार कर लो। आगे क्या है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन द सेल इज फॉर्म्ड बाय, तो वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया, इसे भी स्टार कर लो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन इज कैरीड आउट बाय, तो कौन लेके जाता है, न्यूक्लियड जीन। स्टूडेंट इज वाचिंग ऑर्गेनेली अंडर माइक्रोस्कोप विच इज डिराइव्ड ड्राइविंग स्टेज, तो वो कौन सी है हमारे पास, मतलब डिवाइडिंग स्टेज में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया ही होगी। ऑर्गेनेली इन डिवाइडिंग फेज इज माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाइल सेल इन डिवाइडिंग स्टेज इज सेंट्रियोल। सी से सेल, सी से सेंट्रियोल, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस और बेसोफिलिया दोनों इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है राइबोसोम के। बेसोफिलिया ऑफ सेल इज ड्यू टू राइबोसोम, सेल गेट स्टेन बेसोफिलिक ड्यू टू राइबोसोम, स्टेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सेल इज ड्यू टू राइबोसोम, polychromasia in the erythropoiesis is due to HB ribosome,
बेसोफिलिया ऑफ द एरिथ्रोसाइट इज ड्यू टू, वो भी किसकी वजह से है, राइबोसोम की वजह से। इओसिनोफिलिया इन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस विल अकर। अब ये चीजें है इंपॉर्टेंट। इओसिनोफिलिया इन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस विल अकर ड्यू टू, तो वो किसकी वजह से होती है, लॉस ऑफ आरएनए। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या आपने फॉलो करना है, बेसोफिलिया का, साइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिया किसकी वजह से होता है, राइबोसोम इज ग्रेटर देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस इसे याद रखो। आगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके साथ कंटिन्यू होती है विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। साइट ऑफ ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन कौन सी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस मोस्टली रिक्वायर्ड, तो उसमें क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, न्यूक्लियोटाइड, ट्रांसफर आरएनए, फिर राइबोसोम और फिर मैनी एंजाइम। अब इसे याद कैसे रखना है, देखो सबसे पहले मैसेज आएगा, मैसेज आएगा फिर आपने चेक करना है आपके पास चीजें भी हैं प्रोड्यूस करने के लिए या नहीं। चीजें फिर आप चेक कर लेंगे वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद क्या होगा, फिर आपने उसे ट्रांसफर करना शुरू करना है, चीजों को ट्रांसफर करना, तो क्या आया, ट्रांसफर आरएनए। उसके बाद क्या होगा, राइबोसोम एंड मैनी अदर एंजाइम, फिर बाकी के काम आएंगे। प्रोटीन सिंथेसिस विल अकर किसमें होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। आगे भी ये कॉमन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में। ये चीज निसल बॉडी आर मेनली प्रेजेंट इन, किस में होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और निसल बॉडी आर एब्सेंट इन, किस में एब्सेंट होंगी, इन द एक्सॉन हिलॉक। ये है आपका एक्सॉन हिलॉक। देखो यहाँ पे किसी किस्म की कोई निसल बॉडी मौजूद नहीं है। आगे लाइसोसोम, यूट्रस रिग्रेस आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू लाइसोसोम। आगे भी यही दिया हुआ है कि पार्चुरेशन के बाद जो है यूट्रस इनलार्ज हुआ था और उसने रिग्रेशन करनी है, तो किसकी वजह से करेगा, लाइसोसोम की वजह से। लाइसोसोम, रिगार्डिंग लाइसोसोम व्हाट इज ट्रू, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब ये वाला पॉइंट देखो, टेशियस डिजीज वाला। A child present with the blindness and mental retardation on histology, the lysosome will show degrading enzyme, डिफेक्ट, डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। कौन सा है, हेक्सासिमिनोडेस ए, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, तो वो डिजीज है आपकी टेशियस डिजीज। टेशियस डिजीज कौन सी है, लाइसोसोमल डिजीज है, ये है लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। कौन कौन सी है, टेशियस डिजीज है, गाउचर डिजीज है, हंटेड डिजीज है, पोम्पे डिजीज है, नेमनपिक डिजीज है, फेब्री है। मेनली हमने नीचे वाले जो हैं वो नहीं है, मेनली इनका नाम सुना हुआ है, ठीक है। अब ये पूरे पूरे नहीं याद रखने। टेशियस डिजीज में सबस्ट्रेट कौन सा है, गैंग्लियोसाइडेस। और प्रोटीन कौन सी, प्रोटीन या एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट है, बीटा हेक्सोसोमानेडेस ए। गाउचर डिजीज में क्या है, बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेस। और हंटर डिजीज को भी एक दफा देख लेना। पोम्पे वैसे हमने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस में पढ़ी है। ये देखो टेशियस डिजीज में एक्चुअली होता क्या है, हेक्सा जीन की म्यूटेशन हो जाती है, बीटा हेक्सोमेनेडेज ए डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक्युमुलेशन ऑफ GM2 गैंग्लियोसाइडेज होना शुरू हो जाता है इन द न्यूरॉन। उससे क्या होगा, मेम्ब्रेन बॉडी इनसाइड द न्यूरॉन एंड न्यूरोनल डिग्रेडेशन एंड डीमाइलिनेशन शुरू हो जाएगी। चेरी रेड स्पॉट बनता है इन द मैक्यूला ऑफ द आई एंड नर्विंग ऑफ द ब्लड वेसल हो जाती है। उससे क्या होगा, मैक्रोसिफेली, हाइपोटोनिया, मेंटल एंड मोटर डिले और कन्वलियन शुरू हो जाएंगे इन टेशियस डिजीज। अच्छा नेक्स्ट उन्होंने पोम्पे डिजीज का पूछ लिया कि कौन सी एंजाइम डेफिशिएंसी पोम्पे डिजीज कराता है, तो लाइसोसोमल अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ये सबस्ट्रेट्स कौन सा है इसमें, ग्लाइकोजन। एंजाइम या प्रोटीन कौन सी है, एसिड माल्टेस। जीन कौन सा है, GAA।
टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर इन द लाइसोसोम, तो वो कौन सी होती है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस हम आगे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर, अच्छा ये हो गया। प्राइमरी लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंडेड इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेली दैट कंटेन, इसके अंदर क्या होगा? एसिड फास्फेटेज होगा। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड आर कैटालाइज्ड इन, किसमें कैटालाइज्ड होती है? इन पेरोक्सिसोम। ऑक्सीडेजेस किसमें प्रेजेंट है? पेरोक्सिसोम में। ऑक्सीडेजेस एंड H2O2 किसमें प्रेजेंट है? पेरोक्सिसोम में। अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन किसमें होती है? वो भी पेरोक्सिसोम में होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फाउंड इन, किसमें होगा? पेरोक्सिसोम में। अच्छा नेक्स्ट गोल्जी ऑपरेटर्स पे आ जाओ। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कंबाइन इन, कहाँ पे कंबाइन होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल? तो वो होते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर। फैटी एसिड कन्वर्टेड इनटू नेचुरल फैट, तो वो गोल्जी ऑपरेटर्स में होगा। फाइनल पैकिंग रिलीज ऑफ द सब्सटेंस अकर फ्रॉम विच ऑर्गेनेली, तो वो कौन सा है? गोल्जी ऑपरेटर्स है। ये नीचे वाला पॉइंट देखो। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी apparatus डिफेक्टिव स्ट्रक्चर आर डिटेक्टेड एंड एबनॉर्मल प्रोटीन आर डिग्रेडेड इन, तो किसमें होगा? प्रोटियोजोम्स में। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोलस, मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन, किसमें होगा? न्यूक्लियोलस के अंदर। राइबोसोमल आरएनए आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस में ज्यादा क्या है? राइबोसोमल आरएनए है। द मोस्ट लाइकली फीचर ऑफ न्यूक्लियोलाई इज, तो इसमें क्या होता है? कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती। सेल एक्टिव इन द प्रोटीन सिंथेसिस विल हैव, तो उसमें क्या होगा? डेंस प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होगा। अच्छा नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि नोन द डिफरेंस थायराइड हार्मोन रिसेप्टर आर फाउंड इन, याद रखना जो थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर हैं वो इंट्रा न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एस के सीरीज में बार बार रिपीट भी हुआ है। मोस्ट ग्रोथ हैव देयर रिसेप्टर लोकेटेड ऑन, किसके ऊपर है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। जितना भी ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर है वो किसके ऊपर मौजूद है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। लेकिन जो थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर है वो कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस के ऊपर। रिसेप्टर ऑफ थायरोक्सिन काइनेज प्रेजेंट इन, तो वो भी कहाँ पे? थायरोसिन काइनेज, सॉरी, रिसेप्टर फॉर थायरोसिन काइनेज, तो वो कहाँ पे है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया आर पार्ट ऑफ, तो वो किसका पार्ट है? आउटर सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। हाउ डू एरिथ्रोसाइट प्रिवेंट फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, तो उसमें क्या होता है? एचएमपी शंट होता है जिसकी वजह से ये बचते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। नेचर ऑफ ड्रग रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन, तो वो क्या होगी? प्रोटीन। टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? आउटर सेलुलर मेम्ब्रेन में। एक्टिवेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट मैकेनिज्म इन द सेल मेम्ब्रेन इज फंक्शन ऑफ, तो ये किसका फंक्शन है? एंजाइम का फंक्शन है। अच्छा बच्चों आगे जो दो तीन टर्म यूज की हुई है, इंटेग्रिन है, ई कैडहेरिन है और इंटरमीडिएट फिलामेंट है। What cytoskeletal structure connect extracellular matrix to intracellular matrix? अच्छा देखो, दो एक जैसी चीजें हैं। बाहर है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, अंदर है हमारे पास इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। अब ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी समझ लो ये बहन भाई हैं, आपस में नाराज हैं, तो इन दोनों को आपस में मिलाने वाला जो बंदा है उसे हम कह रहे हैं इंटरमीडिएट, जो इन दोनों को आपस में मिला रहा है। एक्स्ट्रासेलुलर को इंट्रासेलुलर से मिलाने वाला है इंटरमीडिएट फिलामेंट। लेकिन अगर साइटोस्केलेटल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से जाके मिलता है तो वो क्या है? इंटेग्रिन है, इंटेग्रिन मिला रहा है। अगर साइटोस्केलेटल बाहर वाले मैट्रिक्स से जाके मिलेगा तो वो कौन मिलाएगा? इंटेग्रिन मिलाएगा। ये देखो, ये जो है ये इंटेग्रिन प्रोटीन है, अंदर पड़ा है हमारे पास साइटोस्केलेटन। अब जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ है, ये साइटोस्केलेटन का नेटवर्क है। अगर इसने बाहर वालों के साथ इंटरेक्ट करना है कोई, तो किससे करेगा? इंटेग्रिन, मतलब दरमियान में कोई ऐसी इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऐसा इनका वो होना चाहिए, आपस में एतमाद होना चाहिए, अंदरूनी बंदा ऐसा होना चाहिए जो बाहर वाले बंदे से मिला पाए, तो वो कौन सा है हमारे पास? इंटेग्रिन है। इंटेग्रिन को अंदरूनी से याद रखो, अंदरूनी बंदा है जिसने साइटो स्केलेटल नेटवर्क को मिलाना है एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स के साथ। आगे क्या है हमारे पास? ये मैंने आपको बता दिया, साइटोस्केलेटल एक्सोसेलुलर, ये दोनों बहन भाई हैं, दोनों को मिलाने वाला कौन सा है? इंटरमीडिएट फिलामेंट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर टू
इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। तो ये क्या कर रहा है, ये इंटेग्रिन का काम है। मतलब आपने याद रखना है ECM जो बाहर वाला है, अगर बाहर वाले ने अंदर वाले के साथ आके मिलना है तो कौन मिलाएगा, इंटेग्रिन मिलाएगा। लेकिन अगर साइटोस्केलेटल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ने मिलना है तो वो कौन मिलाएगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलाएगा। इसमें तीनों वर्ड है, ये गौर से देख लो फिर भूल ना जाना। इसमें तीनों वर्ड है, साइटोस्केलेटल, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स टू इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, तो वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। लेकिन अगर खाली एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स टू इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हो तो वो क्या होगा, इंटेग्रिन होगा। आगे है सेल टू सेल एडिशन, सी से सेल और सी से ही कैडरिन। सेल टू सेल एडिशन कौन कराएगा, कैडरिन कराएगा। और ये इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ मेटास्टेसिस। अगर ई कैडरिन बच्चों लॉस हो गई है तो क्या होगा, मेटास्टेसिस। फिर मेटास्टेसिस होगा। अच्छा, उसके बाद है फिरमेडियन। फिरमेडियन कौन कराता है, LFA1 इज ग्रेटर देन इंटेग्रिन, ये आपको रट्टाफाई करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिएंट एडियन। ट्रांजिएंट का ना जब मैंने ये याद किया था तो ट्रांजिएंट के एस को जो है वो मैंने इनलार्ज करके लिखा, तो एस ट्रांजिएंट के एस से मैंने याद किया था कि ये है सिलेक्टिन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरवोवन नेटवर्क, तो वो कौन सा इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ट्यूमर स्प्रेड बाय किसकी वजह से होगा, लॉस ऑफ ई कैडहेरिन की वजह से। मेटास्टेसिस अगर ड्यू टू किसकी वजह से, डिग्रेडेशन ऑफ ई कैडहेरिन। मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर मेटास्टेसिस क्या होगा, डाउन रेगुलेशन ऑफ ई कैडहेरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ रैपिड एक्शन पोटेंशियल बिटवीन द सेल, तो वो कौन कराते हैं, गैप जंक्शन। अब ये गैप जंक्शन इनकी डिटेल हम पढ़ते हैं। जो हमारे पास जंक्शन है ना वो कौन कौन से हैं, एक है गैप जंक्शन, एक है टाइट जंक्शन, एक है इंटेग्रिन, एक है डेस्मोसोम, एक है हेमीडेस्मोसोम। जो गैप जंक्शन है वो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज ऑफ शेयरिंग स्मॉल मॉलिक्यूल बिटवीन द सेल। ये वाले, अब इनका काम क्या है, इन्होंने फ्री पैसेज देना है बिटवीन द सेल ऑफ आइन एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। ये सिलेंड्रिकल इन शेप है और 6 कॉपीज इनकी बनती हैं फॉर प्रोटीन। कौन सी, ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोनेक्सिन कह रहे हैं। ये जो सिलेंड्रिकल इन शेप है इनकी 6 कॉपीज होती हैं, ठीक है। और उन कॉपीज को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कह रहे हैं। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम क्या है, कोनेक्सिन। अब क्योंकि इन्होंने फ्रीली जो है मूव करना है आइंस को इन द मेम्ब्रेन, ठीक है, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसकी वजह से बनेगा, इसी गैप जंक्शन की वजह से। अब आपके पास एमसीक्यू आता है कि हार्ट एक्ट एज अ सिंसिटियम बिकॉज ऑफ, तो वो किसकी वजह से है, गैप जंक्शन की वजह से। एक्शन पोटेंशियल जो हार्ट में होता है, ये कार्डिक मसल में जैसे स्टार्ट होता है तो वो फ्लो करता है फ्रॉम सेल टू सेल थ्रू हार्ट, प्रोवाइड करता है रिदमिक कंट्रैक्शन टू फॉर हार्ट बीट, तो वो किसकी वजह से, इसी गैप जंक्शन की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास टाइट जंक्शन। जो टाइट जंक्शन है, टाइट का खुद ही मतलब बता रहे हैं कि ये सील हुआ हुआ है, टाइट है बहुत ज्यादा। टाइट जंक्शन सील एडजेसेंट एपिथेलियल सेल इन अ नैरो बैंड जस्ट बीनीथ द एपिकल सरफेस। और इसमें नेटवर्क होता है कैलोडीन्स का, एक प्रोटीन का नेटवर्क होता है इनके अंदर, टाइट जंक्शन के अंदर। टाइट जंक्शन होते कहाँ पे हैं, एडजेसेंट एपिथेलियल सेल के साथ। ये देखो, एडजेसेंट एपिथेलियल सेल के साथ जो टाइट वो है सील बनी हुई है, इसे हम क्या कह रहे हैं, टाइट जंक्शन कह रहे हैं।
अब टाइट जंक्शन का क्या काम है? इन्होंने लिमिट करना है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल एंड आयन गो थ्रू द स्पेस बिटवीन द सेल। नेक्स्ट है इंटेग्रिन। इंटेग्रिन हमने अभी पढ़ा है। इंटेग्रिन ने क्या किया था? इंटेग्रिन ने क्या किया था बच्चों? ज्वाइन करा साइटोस्केलेटन ऑन इनसाइड ऑफ द सेल टू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑन आउटसाइड ऑफ द सेल, और ये प्रोवाइड करती है ट्रांस मेम्ब्रेनस लिंक बिटवीन किसमें? एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड साइटोस्केलेटन के दरमियान। अब जो इंटेग्रिन प्रोटीन है ना, इसके अंदर दो सब यूनिट होते हैं, एक अल्फा सब यूनिट होता है और एक बीटा सब यूनिट होता है। ये एक अल्फा सब यूनिट है, एक बीटा सब यूनिट है। ये है क्या? इंटेग्रिन प्रोटीन है। उसके बाद है डेस्मोसोम। डेस्मोसोम का आपने नाम, ये देखें, ये शो कराया हुआ है डेस्मोसोम। स्मॉल डिस्क शेप या फिर स्पॉट वेल्ड शेप लिंक है बिटवीन द एडजेसेंट सेल। ये क्या करता है? सिर्फ दो सेल को आपस में मिलाता है और कोई काम नहीं है इसका। डेस्मोसोम ने दो सेल को आपस में मिलाना है। किस शेप में है? डिस्क शेप में है, या फिर इसे स्पॉट वेल्ड शेप कहते हैं। इसके अलावा आता है हमारे पास हेमीडेस्मोसोम। जो हेमीडेस्मोसोम है ये क्या है? ये एडहीसिव जंक्शन है जो लिंक करते हैं साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स को बेसल लैमिना के साथ इंस्टेड ऑफ ईच अदर। मतलब एक दूसरे के साथ नहीं करते। साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट ये नहीं हो कि ये फिलामेंट आपस में मिल जाए, नहीं। इन फिलामेंट को बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लैमिना के साथ, ये नीचे बेसल लैमिना दिया हुआ देखो, इसके साथ एडहियर कर रहा है। ये क्या है? हेमीडेस्मोसोम। डेस्मोसोम आर मेड अप ऑफ, डेस्मोसोम किससे मिलके बना है? साइटोकेराटिन, कैडेरिन एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट से। हार्ट एक्ट एज अ सिंसिटियम ड्यू टू, किसकी वजह से? गैप जंक्शन की वजह से। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट टू एपिथेलियल सेल्स, दो एपिथेलियल सेल को आपस में कौन कनेक्ट कर रहा था? टाइट जंक्शन। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड साइटोस्केलेटन कम्युनिकेट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसकी वजह से हो रहा है? इंटेग्रिन की वजह से। स्मॉल silver piece stuck in the wood because embedded in the finger of 25-year-old man. He does not remove it, and over the next 3 days the area around the silver become red, swollen and tender. Neutrophil migrate to that injury. तो ये किसकी वजह से है? आगे भी है। एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑन द एंडोथेलियल सेल इज मोस्ट इंस्ट्रूमेंटल इन प्रोमोटिंग द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, तो इस लैक्टिन है उसमें। विच मॉलिक्यूल बेस्ट हेल्प इन ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट के एस को बड़ा करो तो कौन सा है? सिलेक्टिन। अच्छा, नेक्स्ट LFA1 वाला है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लेसेंटा वाया, तो किसकी वजह से होती है? फैसिलिटेटेड डिफियन की वजह से। जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा ने क्या करना है? कुछ चीजों को गुजरने देना है जो कि बच्चे के लिए है एफ से फीटल रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो एफ से फीटल, एफ से फैसिलिटेटेड डिफियन, तो उसमें कौन सी डिफियन होगी? फैसिलिटेटेड डिफियन होगी इन प्लेसेंटा, ये याद रखना। ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये बार बार भूल जाती है। फीटस के अंदर फैसिलिटेटेड डिफियन। अच्छा, उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या डिफरेंस है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होगी, पैसिव वैसे हो जाती है। ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जिसकी वजह से हमें क्या जरूरत है? एटीपी जरूरत है। ये देखो, एटीपी से एडीपी बन रहा है इनसाइड द सेल। जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो दो तरह की होती है, एक सिंपल डिफियन होती है, एक फैसिलिटेटेड डिफियन होती है। जो सिंपल डिफियन होती है वो तो आराम से मूवमेंट हो जाती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में के अगेंस्ट जो
नहीं, विद इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, विदाउट एनर्जी। उसके बाद जो फैसिलिटेटेड डिफियन है, इसमें क्या होता है, हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो कि फैसिलिटेटेड डिफियन कराती हैं। फिर एक वर्ड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? movement from higher concentration to lower concentration. Across the सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यही इसकी डेफिनेशन है, अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन, स्पेशली फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल। अगर आपने खाली ये लिखा ना हायर टू लोअर में, तो ये तो डिफियन बन गई, ठीक है। आपने ये लाजमी उसमें मेंशन करना है क्या, मेम्ब्रेन, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये है ऑस्मोसिस। Yes, ma'am. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, movement of substance across the cell membrane in combination with carrier protein against concentration gradient या फिर uphill by utilization of the energy, उसे आप क्या कह रहे हो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या आ रहा है, uses ATP directly for the energy, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप हो गया, जिसमें 3 सोडियम जो है बाहर जाएंगे, 2 सोडियम अंदर की तरफ। इनहिबिट बाय कार्डिक ग्लाइकोसाइडेज जैसे डिजिटल डिजिटलिस वगैरह। उसके बाद है कैल्शियम एटीपी पंप। कैल्शियम एटीपीएस पंप में क्या होता है, मूव कैल्शियम इनटू द ऑर्गेनेली जैसे साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया यूजिंग एटीपी। और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप, इन्होंने क्या करना है, मूव हाइड्रोजन आयन इन द स्टमक फॉर एसिड फॉर्मेशन एंड किडनी फॉर सेक्रीशन, और इनहिबिटेड बाय, कौन इनहिबिट करता है इन्हें, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे ओमेप्राजोल वगैरह। उसके बाद है हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करती है, यूजेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द एनर्जी। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, उसमें सोडियम मूव करती है डाउन हिल और प्रोवाइड करती है एनर्जी फॉर द ग्लूकोज टू अप हिल। सोडियम कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट, अब सोडियम और कैल्शियम दोनों की को ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो सोडियम मूव करेगी डाउन हिल, प्रोवाइड एनर्जी फॉर द कैल्शियम टू मूव अप हिल टू अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव में हमने क्या कहा था, एक सिंपल डिफियन होती है, एक फैसिलिटेटेड डिफियन होती है, एक ऑस्मोसिस होती है। सिंपल डिफियन में कोई कैरियर नहीं होता, मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डाउन टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है। और फैसिलिटेटेड डिफियन में ये कैरियर मीडिएटेड है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डाउन टू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और कैन नॉट राइज ग्रेटर देन द Vmax लेवल। और ऑस्मोसिस किसकी वजह से हो रही थी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से, ये नीचे इन्होंने मेंशन की हुई है। अब बच्चों आगे वही एग्जांपल जो है वही डिस्कस की हुई है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसे क्या जरूरत है, एनर्जी, रिक्वायर एनर्जी प्रोडक्शन बाय सेल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ सेल इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से, पंप की वजह से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर पंप रिकॉर्डिंग कोराइडल प्लेक्सेस। अब इसे जो है ना आप वो कर लो, स्टार कर लो। कोराइडल प्लेक्सेस में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन होता है। ड्रग दैट इनहिबिट हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, तो वो कौन सी है, ओमेप्राजोल है। from the basolateral membrane of the renal epithelium, सोडियम इज एब्जॉर्ब है, कैसे एब्जॉर्ब होगी, बाय सोडियम पोटेशियम पंप। The absorption of the glucose in the kidney occur through which membrane, तो कौन सी membrane, through which mechanism, तो कौन से mechanism से होती है, secondary active transport। ये आता है MCQ। ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, इसका भी MCQ आया हुआ है कि proximal tubule से कैसे होती है, absorb through secondary active transport। absorption of amino acid and glucose in the duodenum and jejunum, तो वो किससे होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ये चीजें ना एक कोई पेज लेके उसके ऊपर लिख लो, क्योंकि एट द एंड ये चीजें भूल जाती हैं, फिर ढूंढने में भी मसला होता है। जीआईटी वाली है, जो जीआईटी वाली है, बिकॉज ये प्राइमरी होती है सेकेंडरी होती है, दूसरा नेफ्रॉन में तो हमारी सेकेंडरी है ना, हाँ जी, तो ये जीआईटी वाली मैम तो प्राइमरी होती है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है मैम। रेट ऑफ सिंपल डिफियन अक्रॉस
सेल मेम्ब्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो वो जितना ज्यादा थिकनेस होगी उतना कम डिफियन होगी। दी ट्रांसपोर्ट टाइप डिपेंड ऑन द सेल मेम्ब्रेन थिकनेस, तो वो कौन सी है हमारे पास, डिफियन है। रेट ऑफ डिफियन ऑफ सोल्यूट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन के ऊपर। डिफियन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जितना सरफेस एरिया होगा एल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन का उतना ज्यादा डिफ्यूज होगी। विच फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन डिफियन, तो वो कौन सा है, एल्वियोलर कैपिलरी सरफेस एरिया। ऑक्सीजन डिफियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्वियोलर कैपिलरी सरफेस एरिया। और डिफियन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मेम्ब्रेन फ्रॉम द ब्लड टू एल्वियोलाई अकर्ड थ्रू विच प्रोसेस, तो कौन सी होती है, पैसिव डिफियन से। इसे स्टार्ट कर लो, आगे भी सारी वही पैसिव डिफियन की बताई हुई है। आगे आ जाओ। सब्सटेंस एब्जॉर्ब बाय फैसिलिटेटेड डिफियन, एफ से फैसिलिटेटेड डिफियन, एफ से फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इन ड्यूडेनल सेल कैसे जाता है, बाय फैसिलिटेटेड डिफियन। Which of the following substance most further digest before it can absorb by the specific carrier in the intestinal cell, तो आपने सुक्रोज को पहले तोड़ना है, सुक्रोज टूट के उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, ऐसे नहीं होगा। ग्लूकोज एंट्री इन द मसल सेल इज बाय, कैसे होगी, ये कैरियर मीडिएटर है। पैसिव ट्रांसपोर्ट विच इज कैरियर मीडिएटर, तो वो है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। Which of the following is maximum in semen, सीमन के अंदर सबसे ज्यादा क्या है, फ्रुक्टोज है। Regarding cell membrane in some tissue permit transport of the glucose is greater rate in presence of insulin, ये इसे भी स्टार्ट कर लो। Passage of drug across the biological membrane by simple diffusion is not saturable. Decrease in the rate of diffusion of a substance will occur ड्यू टू इंक्रीज इन, तो किसकी वजह से, उसके मॉलिक्यूलर वेट की वजह से। ये बाकी है मतलब जनरल सेंस के क्वेश्चन है, कोई इसमें इतना खास बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जो ड्रग की बात की गई है ना, ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट, बच्चों ये 100 डेल्टन नहीं है, ड्रग विद मॉलिक्यूलर वेट 100 ही है। मोर देन 100 डेल्टन है, ठीक है, ये आप चेंज कर लो, 1000 नहीं है। विल गो इनटू सेल बाय विच प्रोसेस, तो कैसे जाएगा, अगर तो 100 डेल्टन से ज्यादा है तो पिनोसाइटोसिस से। इफ ड्रग वेट इज लेस देन 100 डेल्टन, तो फिर कैसे जाएगा, थ्रू डिफियन। ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन which involve actin, myosin and clathrin is, अब यहाँ पे तीनों आ रहे हैं आपके, एक्टिन भी है, मायोसिन भी है, क्लेथ्रिन भी है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू पिनोसाइटोसिस। और ये सेम एज इट इज आपका डबल ए में भी दिया हुआ है। दिस सेल मेम्ब्रेन सप्लाई मेम्ब्रेन फॉर द पिनोसाइटोटिक वेसिकल। अच्छा, आगे है हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल नॉर्मली प्रोड्यूस कैसे होता है, और उसके बाद जो है इसका बताया हुआ है आपकी कार्डिक मसल का, कि वहां पे क्या हो रहा है। देखो, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड बाय, तो कैसे अचीव होता है, अब यहाँ पे ना दो चार चीजें आपने ध्यान में रखनी है, एक है मेंटेन्ड बाय, एक है अचीव्ड बाय। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अचीव्ड बाय, तो अचीव किससे होता है, ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन कब होगी, जब सोडियम का इनफ्लक्स होगा। रीपोलराइजेशन कब होगी, जब पोटेशियम का आउटफ्लक्स होगा, पोटेशियम आउटसाइड द सेल जाएगी। उसके बाद क्या है हमारे पास, हाइपर पोलराइजेशन, जब एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाता है तो क्या होता है, आपके जो पोटेशियम चैनल है ना वो ओपन रहते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम क्लोज, कितना क्लोज हो जाएगा, टू द पोटेशियम इक्विलिब्रियम। अब इसे याद कैसे रखना है, ये ऐसी चीजें हैं जो हम पढ़ते हैं और फिर भूल जाती हैं। तो डीपोलराइजेशन को आपने याद रखना है दिन से, DIN दिन।
ठीक है। डी से डीपोलराइजेशन, आई से इनफ्लक्स, एन से सोडियम। तो सोडियम का इनफ्लक्स किस में होगा? डीपोलराइजेशन में। उसके बाद है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन को आपने कैसे याद रखना है? रॉक, आर ओ के, रॉक। आर से क्या है? रीपोलराइजेशन। ओ से आउटफ्लक्स, के से पोटाशियम। पोटाशियम रॉक होगा तो हमारा क्या है? रीपोलराइजेशन। अगर दिन होगा तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन। अब हाइपरपोलराइजेशन में क्या हो रहा है? एक्शन पोटेंशियल ओवर हो रहा है, खत्म हो रहा है एक्शन पोटेंशियल। तो क्या होगा? जो जो डीपोलराइजेशन हो रही थी उसमें सोडियम का इनफ्लक्स हो रहा था और रीपोलराइजेशन में पोटेशियम का आउटफ्लक्स हो रहा था। तो पोटेशियम चैनल अब जो है वो ओपन रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल खत्म हो गया है। इनसाइड सोडियम नहीं आ रहा, लेकिन आउटसाइड पोटेशियम अभी भी जा रहा है, ताकि इलेक्ट्रो केमिकल इंग्रेडिएंट को मेंटेन रखा जाए, इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? प्लेटो ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। तो प्लेटो फेज में क्या आते हैं हमारे पास? कैल्शियम इन वाइल, पोटाशियम आउट। मतलब प्लेटो में कैल्शियम अंदर आएगी जब पोटाशियम आउट हो रही है। अभी ये क्लोज नहीं हुआ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नहीं आई, सोडियम का अंदर आना बंद हो गया है, पोटेशियम अभी बाहर जा रही है, ठीक है। जैसे ही पोटेशियम बाहर जा रही है तो कैल्शियम ने अंदर आना शुरू कर दिया। इसे हम क्या कह रहे हैं? प्लेटो ऑफ एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं। अब इसे रटाफाई कैसे करना है कि प्लेटों में हमने कैल्शियम रख रख के देनी है, प्लेटों में कैल्शियम रख के देनी है। तो प्लेटो ऑफ द एक्शन पोटेंशियल कौन करेगा? कैल्शियम। उसके बाद है रेस्टिंग पोटेंशियल। अब रेस्टिंग का मतलब ही यही है कि पूरी की पूरी जितनी पोटेशियम ने बाहर जाना था वो चली गई हुई है, ठीक है। तो ये अचीव कैसे होगी? बाय द पोटेशियम इफ्लक्स। लेकिन मेंटेन कैसे होगी? मेंटेन होती है बाय द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू बार बार आए हुए हैं आपके। अचीव होगी बाय पोटेशियम इफ्लक्स और मेंटेन होगी बाय सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप। यहाँ देखो, ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये थ्रेशोल्ड लेवल है। लोकल पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ग्रेडेड पोटेंशियल मिल रहा है। जब पोटेंशियल मिलेगा तो क्या होगा? सबसे पहले डीपोलराइजेशन होगी। डीपोलराइजेशन को कैसे याद किया था? दिन से। इसका क्या मतलब है? इनफ्लक्स ऑफ द सोडियम चैनल होगा। तो ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आएगा आपका? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा था? इसे हमने किया था रॉक से याद। आर से रीपोलराइजेशन, ओ से आउटफ्लक्स, आउटफ्लक्स ऑफ पोटाशियम। तो यहाँ पे अब सोडियम चैनल जो है वो क्लोज हो चुके हैं, पोटाशियम चैनल ओपन हो चुके हैं। अब पोटाशियम चैनल क्या क्या हो रहा है? आउटफ्लक्स हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास? हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन में पोटाशियम चैनल अभी ओपन है, बंद नहीं हुए। वोल्टेज गेटेड पोटाशियम चैनल रिमेन ओपन आफ्टर पोटेंशियल रीच टू द रेस्टिंग लेवल। उसके बाद जाके जब ये रेस्टिंग लेवल पे पहुंच जाएगा, उसके बाद जाके ये पोटाशियम चैनल जो है वो बंद हो जाएंगे और आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। अचीव किससे होता है? पोटाशियम आउटफ्लक्स। लेकिन मेंटेन किससे होता है? सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप की वजह से। अब मेरे ख्याल में ये एमसीक्यू आपसे सारे हो जाएंगे, क्योंकि मैंने रट्टाफाई भी करवा दिया और वैसे भी बता दिया। जो डीपोलराइजेशन है ना, वो ऑर्गन ऑफ कोल्टाई में डिफरेंट होती है। Which of these is responsible for depolarization of action potential in organ of Corti? तो हमने पहले डीपोलराइजेशन क्या पढ़ा है? डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है? इनफ्लक्स ऑफ सोडियम चैनल, सोडियम आयन, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में इसका उलट है, तो क्या होगा? पोटाशियम इनफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। उसका उल्टा है, पोटाशियम का इनफ्लक्स है। हेयर सेल इन एयर आर अनयूजुअल in that they use potassium influx। हेयर सेल क्योंकि ऑर्गन ऑफ कोल्टाई में है ना, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि इन्होंने पोटेशियम इनफ्लक्स यूज करना है फॉर डीपोलराइजेशन रादर देन सोडियम। उसके बाद है यूट्रिकल हेयर डीपोलराइजेशन ड्यू टू, किसकी वजह से होगा? ड्यू टू पोटेशियम इनफ्लक्स। नेक्स्ट है रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रही थी? रॉक हमने पढ़ा था, आउटफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। न्यूरोनल रिपोलराइजेशन इज ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स।
hyperpolarization of neuron due to efflux of the potassium, or after hyperpolarization in action potential there is increase in which of the following. तो क्या increase होगा? potassium increase होगा. action potential is reduced due to, जितना सोडियम कम होगा उतना आपका action potential कम होगा. हाइपोनेट्रीमिया की वजह से एक्शन पोटेंशियल कम हो जाता है. अब जितने भी डीप बर्न के केसेस होते हैं तो उसमें आयन लॉस हो जाते हैं. जब सोडियम आयन लॉस हो जाएगा तो क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया होना शुरू हो जाएगा इन deep burn cases. 40% burn there is loss of water and electrolyte. Which of the following electrolyte abnormality will be present associated with low voltage action potential? अब याद रखना हाइपोनेट्रीमिया ने क्या कराना है, ये डिपेंड करता है वोल्टेज. सोडियम और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर वोल्टेज कम है तो इसका मतलब सोडियम कम है, हाइपोनेट्रीमिया हुआ है. A drug completely blocks sodium channel in the nerve. अब देखो सोडियम चैनल टोटली ब्लॉक हो गए हैं तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा? नहीं होगा, उसने एक्शन पोटेंशियल को ही ब्लॉक कर दिया हुआ है. When a nerve fiber placed in the sodium free solution is stimulated, there is no. अब चाहे सोडियम फ्री स्टिमुलेशन में ये पड़ा है, चाहे आप जितना भी उसे स्टिमुलेट कर लो, वहां पे क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा. Nerve placed in the sodium free water medium, threshold stimulation was given. What will happen? तो क्या होगा? कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा. सोडियम इनएक्टिवेशन गेट क्लोजिंग रिप्रेजेंट विच फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल? तो उसमें क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड. अब यहाँ पे बच्चों गौर करो क्या लिखा हुआ है? सोडियम इनएक्टिवेशन गेट क्लोजिंग की बात कर रहे हैं. एक्टिवेशन गेट नहीं है, इनएक्टिवेशन गेट है. ये दो तरह के होते हैं, सोडियम एक्टिवेशन गेट होते हैं और सोडियम इनएक्टिवेशन गेट होते हैं. ये सोडियम इनएक्टिवेशन गेट की क्लोजिंग की बात करें. आगे लोकल सेल रिस्पॉन्स टू एक्शन पोटेंशियल इज, तो क्या होगा? इंक्रीज एम्पलीट्यूड विद स्टिमुलस. जितना ज्यादा स्टिमुलस दोगे उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. ट्रू रिगार्डिंग एक्शन पोटेंशियल इज, तो इसमें क्या है? सब्सिक्वेंट एक्शन पोटेंशियल कैन सुमेट. अब सुमेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? छोटे एक्शन पोटेंशियल मतलब फ्यू मिलके एक बड़ा ज्यादा वो एक कंबाइन इफेक्ट देना. हाँ, वेरी गुड. उसे जो है ना ऐड करना है. अब सुमेट भी हमारे पास दो तरह के होते हैं. ये नाम शायद आपने सुने हो, देखे हो कहीं पे. एक होता है टेम्पोरल, एक होता है स्पेशल सुमेशन. अब इनमें फर्क क्या है टेम्पोरल और स्पेशल सुमेशन में? ये देखो, ये पहला आपको दिखाया हुआ है टेम्पोरल और नीचे वाला है स्पेशल. जो टेम्पोरल होता है ना, इसमें सिंगल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को बार बार फायर किया जाता है. एक ही न्यूरॉन है, उसे बार बार फायर किया जा रहा है. इंटेंस स्टिमुलेशन बाय वन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन. न्यूरॉन एक ही है लेकिन फायर उसे बार बार किया जा रहा है. उससे क्या होगा? उससे आपका, अब इससे पहले मैं आपको ये वाली टर्म पढ़ाऊं, एक मिनट. एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है. अब व्हाट इज एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल? ये है एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल caused by flow of positively charged ion. किसकी वजह से हो रहा है ये? एक्साइटेटरी पॉजिटिवली चार्ज आयन की वजह से. पॉजिटिव चार्ज आयन जितना फ्लो करेगा उतना ज्यादा आपका एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा. ठीक है, ये है क्या? डीपोलराइजेशन. द एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल इज caused by binding of excitatory neurotransmitter which are released from, कहां से रिलीज होते हैं? फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन. मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? ग्लूटामेट. अब जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी हैं उन्होंने पॉजिटिव आयन का फ्लो कराना है, और उस पॉजिटिव आयन के फ्लो को आप क्या कह रहे हो? एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल कह रहे हो. अब जो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है ये क्या होता है? ये होगा ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज आयन की वजह से. इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल caused by flow of negative charge chloride ion. कहां पे? in the postsynaptic neuron. inhibitory neurotransmitter secrete inhibitory neurotransmitter to synapses. अब सबसे बड़ा inhibitory neurotransmitter बच्चों हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, कौन सा है? जो हम कहते हैं GABA is itself excitatory or inhibitory? GABA इनहिबिटरी है. inhibitory.
ठीक है, तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास मेनली दो हैं, एक ग्लाइसिन पड़ा है, एक गाबा पड़ा हुआ है, और इन्होंने क्या करना है, हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन जो नीचे वाला था एक्साइटेटरी, उसने क्या कराना था, डीपोलराइजेशन, इसने क्या कराना है, हाइपरपोलराइजेशन। अब आपको वो समझ आएगा सुमेशन वाला। ये देखो, एक ही जो वो है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, उसे बार बार टैप करे जाओ करे जाओ करे जाओ करे जाओ, जितना ज्यादा टैप करे जाओगे उससे क्या होगा, हमारे पास एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल स्प्रेड करेगा फ्रॉम वन सिनेप्स टू ट्रिगर जोन। उससे क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन फायर करेंगे, मतलब सारा वो इकट्ठा हो जाएगा एक्साइटेशन, और उसके बाद न्यूरॉन ने फायर करना है। जबकि जो आपका स्पेशल सुमेशन है, इसमें क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन सिमल्टेनियसली स्टिमुलेशन हो रही है बाय सेवरल प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, मतलब एक ये न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन हो गया, ये न्यूरॉन हो गया। अब देखो तीनों में स्टिमुलेशन जा रही है, इसने भी दी, इसने भी दी, इसने भी दी। जबकि जो हमने ऊपर वाला ये पढ़ा है ना, इसमें एक ही न्यूरॉन, ये दरमियान वाला, इससे बार बार स्टिमुलेशन मिल रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, तीनों को स्टिमुलेशन मिल रही है, तीनों ने जाके फिर ये भी वही है कि एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर को एक्साइट किया, और उससे क्या हुआ, हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन फाइट्स हुए। देख लो जल्दी से, पोटेंशियल रिकॉर्ड आफ्टर स्टिमुलेशन नर्व ट्रंक डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन हमने किस में पढ़ी थी, ये है क्या, कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल है। डीपोलराइजेशन किस में पढ़ी थी, एक्साइटेटरी में या इनहिबिटरी में? एक्साइटेटरी में। रिगार्डिंग माइलिनेटेड फाइबर, एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे होगा, एट इंटरनोड होगा। A fisherman after burn was brought to emergency. Which of the following electrolyte imbalance cause a decrease the height? अब देखो height and slope of action potential दोनों कम हो रहे हैं, तो किसकी वजह से होगा, due to hyponatremia. Which of the following decrease height and slope? तो ये है hyponatremia। आगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन किसकी वजह से होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की वजह से, और अचीव किसकी वजह से होगा, पोटेशियम पंप की वजह से। ड्यू टू पोटेशियम आउटफ्लक्स। अच्छा, उसके बाद क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन द न्यूरॉन डिपेंड लार्जली ऑन द मूवमेंट ऑफ पोटेशियम थ्रू द पैसिव चैनल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर डिपेंड मोर ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, पोटेशियम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफ्यूजिबल आयन इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो वो कौन सा होगा, पोटेशियम होगा। हाइपोकलीमिया इन द न्यूरॉन काजेज, हाइपोकलीमिया पोटेशियम कम है, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन किसकी वजह से होगी, इफ डिक्रीज एक्स्ट्रासेलुलर कैल्शियम, कैल्शियम अगर कम है तो क्या होगा, हाइपर एक्साइटेबिलिटी। नर्व स्टिमुलेशन इज मोर डिफिकल्ट टू क्रिएट द एक्शन पोटेंशियल, अब डिफिकल्टी है टू क्रिएट द एक्शन पोटेंशियल, किसकी वजह से, ड्यू टू हाइपोकलीमिया। लेकिन अगर स्लोप या फिर हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल की बात करें कि वो कम है, तो वो किसकी वजह से होगी, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से होगी। रिगार्डिंग कैट इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, तो ये कौन सा होता है, ऑल और नन पोटेंशियल होता है। द इनिशिएशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन द स्केलेटल मसल बाय स्टिमुलेशन इट्स मोटर फाइबर, तो उनमें क्या चाहिए हमें, रिक्वायर एसिटाइल कोलिन। स्लो वेव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन स्मूथ मसल सेल आर, तो वो कौन सी होती हैं, ऑसिलेटरी मूवमेंट होती है, ऑसिलेटिंग रेस्टिंग पोटेंशियल्स। आगे हमारे पास ईसीजी यूली एग्जिबिट रिदमिकली पोटेंशियल fluctuation. The underlying rhythmic neuron activity is the cortex has pacemaker activity. तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर पेसमेकर एक्टिविटी हो रही है, तो वो है हमारी रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से। अच्छा, उसके बाद है रिसेप्टर एक्ट एज ट्रांसड्यूसर बाय, किसकी वजह से, इंक्रीज रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलाई, जितना बार बार स्टिमुलाई देंगे उतना ज्यादा रिस्पॉन्स इंक्रीज करेगा, और इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसड्यूसर कह रहे हैं।
देखिए टेम्पोरल है और स्पेशल है, इसमें क्या हो रहा है, टेम्पोरल के अंदर ये 3 जगह हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये 3 प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। अब जो टेम्पोरल वाली बात है ना, उसमें वो ये कह रहे हैं कि एक ही न्यूरॉन के ऊपर बार बार स्टिमुलेशन दे रहे हो आप, ये एक ही न्यूरॉन है, देखो है तो 3, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन जो आपकी स्टिमुलेशन जा रही है वो कहाँ पे जा रही है, वो इसके ऊपर बार जा रही है, बार बार आप इसे एक्साइट करे जा रहे हो। अब बहुत ज्यादा एक्साइटेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक जो है, उन्होंने ये सारे सिग्नल अपने पास लेने हैं, उन्होंने एक्साइटेशन करानी है ऑन द वन साइनेप्टिक ट्रिगर जोन, उससे क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन फाइबर एक्टिवेट हो जाएंगे। ये देखो, ये सारी फोर्स यहाँ पे आ रही है जिसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन फाइबर एक्टिवेट हो रहे हैं। अब सेम यही चीज नीचे हो रही है, फाइबर ने एक्टिवेट होना है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन फाइबर ने, लेकिन किसकी वजह से, अब देखो यहाँ पे जो न्यूरॉन फाइबर है ना वो 3 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और तीनों के ऊपर सिग्नल जा रहे हैं, तीनों के ऊपर आप बार बार टैप कर रहे हो, इसके ऊपर भी टैप हो रहा है, देखो ये 4, इसके ऊपर भी आपने टैप किया, इसके ऊपर भी टैप किया। अब इन तीनों के ऊपर जितनी एक्साइटेशन हुई है, ये सारी एक्साइटेशन सम होके यहाँ पे आ गई, इन्होंने क्या किया फिर आगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन फाइबर को एक्टिवेट कर दिया, बस ये डिफरेंस है इनमें। आगे समझ।